हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। और अब से लेक्चर सिस्टम के हिसाब से हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो पहली जो यूनिट मैंने चूज करी है वो प्लांट डाइवर्सिटी चूज करी है और उसमें भी हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। वैसे तो तीनों चैप्टर्स यानी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम तीनों एक साथ ही पढ़ने के होते हैं, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखें तो चैप्टर्स अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। नीट के हिसाब से देखें तो तीनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। तो हम भी नीट के हिसाब से पढ़ेंगे और तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी जो है वो एक क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इंडीड इज लिविंग। तो आप दो तरीके से इसका सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। पहला, साइंस के स्टूडेंट जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि लिविंग ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, मतलब कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। और फिलॉसफी वाले लोग क्या बोलेंगे कि जिंदा क्यों हूं, पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है लाइफ का, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो इस हिसाब से पढ़ना है और यही सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर कोई चीज लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये डिसाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आइए एक एक करके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम बातें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ग्रोथ को उठाते हैं। ग्रोथ जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ठीक है, दो टाइप की ग्रोथ है। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो वो होती है जो इनसाइड द बॉडी होती है, जैसे सेल के अंदर ग्रोथ होना, साइटोप्लाज्म बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना। इंट्रिंसिक ग्रोथ में आप क्या कह सकते हो कि इररिवर्सिबल चेंज है। चेंज एरिया में आ सकता है, नंबर ऑफ सेल्स में आ सकता है, मास में आ सकता है, लेंथ में आ सकता है, वॉल्यूम में आ सकता है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां जहां चेंज आ जाए और इररिवर्सिबल आ जाए। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। ओके, और ये जो ग्रोथ है वो बेसिकली किस में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है माउंटेन्स में। ठीक है, किसी ट्री का लोग हो गया, लोग मतलब बेसिकली ट्री को जब हम कट देते हैं तो जो बच जाता है, जो बड़े बड़े जो उसके स्टेम पार्ट्स हैं उन्हें ट्री लोग्स कहते हैं। और इस पे अगर पानी डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। लेकिन क्या ये ग्रोथ है? देखो, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है बेसिकली वो नहीं कंसिडर करते इसे। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है लिविंग की। और लिविंग के बारे में जब भी हम बातें करेंगे तब हमेशा हम इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में ही बात करेंगे। क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहना ही गलत है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है? नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ग्रोथ बोलूं, सिर्फ अकेली ग्रोथ बोलूं, तो ग्रोथ के अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों आ गए। ठीक है, तो इसे आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करूं तो यस, दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक अगर सिर्फ है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी इंट्रिंसिक को ही मानती है तो डिफाइनिंग बता देती है। तो आओ जरा एक बार हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने ग्रोथ वाला जो फैक्टर है वो कहां दे रखा है। तो यहां पे आप देख सकते हो बेसिकली चलिए देखते हैं कि यहां पे क्या क्या बातें हो रही हैं। तो बेसिकली अगर आप यहां पे देखोगे कि माउंटेन्स, बॉल्डर्स, सैंड माउंट्स वो भी ग्रो करते हैं। एनसीईआरटी मानती भी है कि हाँ ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इन पे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो जाता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से आती है। दैट मीन्स कि यहां पे ये बात कर रहा है इंट्रिंसिक ग्रोथ की, यहां पे ये बात कर रहा है इंट्रिंसिक ग्रोथ की। ओके, सो बेसिकली अगर हम ये ले कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
देखो इन्होंने ऊपर ऊपर बताया कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर लेता है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब ये भी कह रहा है कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करता, लेकिन ऊपर इसी ने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कह रखा है कि ये ग्रो कर भी जाते हैं। बेसिकली बात ये है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर कहीं पे है तो यस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए हम ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चे हम रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग भी करता है और नॉन लिविंग भी करता है। मैं समझाता हूं आपको। देखो अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से कैरेक्टर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के हैं, तो आपका जवाब ये हो सकता है कि डिवीजन यानी डिवाइड करना, ग्रोथ करना और मेटाबॉलिज्म करना, तीनों ही लिविंग के कैरेक्टर और नॉन लिविंग के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी के मानते हैं मेटाबॉलिज्म को तो वो सीधे सीधे कह देती है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हटा देते हैं। ग्रोथ में अभी भी इन्होंने बोला है कि हाँ माउंटेन्स वगैरह वगैरह ग्रोथ करते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर सिर्फ डिवीजन पूछा जाए तो वो भी ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग वाले तो करते ही करते हैं, साथ में नॉन लिविंग वाले भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 11th-12th के लेवल पे पढ़ते हैं, तो 11th और 12th के लेवल पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग आपको मानना है कि नहीं करते। आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जाओगे, कॉजरवेट्स पढ़ोगे। कॉजरवेट्स जो है वो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ दो, आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो टेक्निकली उसे रिप्रोड्यूस करना नहीं कहते, इसीलिए नॉन लिविंग पे मैं काटा मार रहा हूं, ओके। लेकिन जो ये लिविंग है क्या सारे के सारे कर सकते हैं? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सारे के सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो म्यूल्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और इनफर्टाइल कपल्स हैं, इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओके। रिप्रोडक्शन के मेथड समझ लेते हैं एक बार। भाई रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, और गैमेट्स का फ्यूजन होना, ये दोनों इवेंट होने चाहिए। अगर इन दोनों में से इवेंट में अगर मैं बोलूं कि फ्यूजन वाला गायब है, कि गैमेट तो बन रही है लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई मेथड्स हैं, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि फंगी एल्गी वगैरह में होता है। आप बोल सकते हो फिजन, ठीक है, डिवीजन बोलते हैं जिसे, डिवीजन, ये आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर। आप फ्रेगमेंटेशन कह सकते हो, फ्रेगमेंटेशन जो है वो फिलामेंटस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बडिंग जो है वो भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बडिंग जो है वो आपको कई सारी एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में भी देखने को मिल जाती है, बैक्टीरिया में, फंगस में भी आपको देखने को मिल जाती है, ईस्ट में बडिंग, हाइड्रा में देखने को मिल जाती है, ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन जो है ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कोई भी एक जनरेशन अगर मैं बोलूं, मान लो कि जनरेशन फर्स्ट एक मेल है और एक जो है फीमेल है। फीमेल के लिए चलो बाल बना देते हैं, इनके बच्चे हुए, ये लड़का और ये लड़की। तो इनका पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग्स का, प्रोजेनी का, ये जो रिलेशन है ये तो कहलाता है वर्टिकल रिलेशन,
और यहां पे जो ये लड़का और लड़की है, इनका जो रिलेशन कहला रहा है ये है हॉरिजॉन्टल रिलेशन। तो बेसिकली वर्टिकल रिलेशन और हॉरिजॉन्टल रिलेशन, यहां पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल वाला है। तो दोनों के अंदर ही, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल रिलेशनशिप हो चाहे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप हो, यहां पे जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से ये अपने पापा जैसा नहीं होगा ये जो लड़का है, या लड़की जो है वो अपनी मां जैसी नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है वो ये है कि इससे वेरिएशन आती है। ठीक है, ये जो वेरिएशन है ये आगे चलकर इवोल्यूशन में हेल्प करेगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती, वेरिएशंस यहां पे देखने को नहीं मिलती। अगर मैं किसी एक्टिविटी को ये बोल रहा हूं कि रिप्रोडक्शन है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन से क्या क्या चीजें फुलफिल होनी चाहिए, यानी रिप्रोडक्शन से क्या क्या होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन से बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एम क्या है रिप्रोडक्शन का, एम ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला एम है मल्टीप्लीकेशन, नंबर बढ़ाओ अपना। दूसरा एम होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और तीसरा जो एम होता है वो होता है बच्चे सर्वाइवल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्या है, ये एम है रिप्रोडक्शन के। भाई कोई ऑर्गेनिज्म इन तीन कारणों की वजह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर मैं बोलूं कि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया वगैरह, तो अगर मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो इनमें से कोई एक भी एम फुलफिल कर लेते हैं, एनी ऑफ देम। ठीक है, देम मतलब 1 2 3, यानी या तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे, या जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही होगी, या सर्वाइवल हो रहा हो, कोई एक भी हो जाए। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में ऑल थ्री फुलफिल होते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन यानी उसकी प्रोजेनी भी बढ़ती हैं, ओवरऑल उसका सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ते हैं, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मैं क्या, एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट, उसका पास्ट और फ्यूचर जो है वो कनेक्टेड है, तो पहली बात तो ये कनेक्टेड कैसे हुआ, तो ऑर्गेनिज्म का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, कहां दे रखी है बात, आओ जरा एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी पे हम यहां चलते हैं, पेज नंबर 5 में लास्ट में इन्होंने क्या रखा है, इवोल्यूशन वगैरह के हिसाब से। देखो ये कहते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू ए वेरिंग डिग्री। ये जो वेरिंग डिग्री है ये आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। आप ये समझ लो कि दुनिया जहान में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, टेक्निकली कहीं ना कहीं वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करती हैं, कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर से आई हैं। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर से ऐसा क्या आया कि आज की डेट में हम सब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज शो करते हैं। तो ये जो चीज आई है वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कैसे होता है जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, बाय रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल हो सेक्सुअल हो, ज्यादा अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके हिसाब से, अगर मैं कंसीडर करता हूं इवोल्यूशन को। तो रिप्रोडक्शन के बारे में इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली, और ये सारी बातें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्या रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो नहीं, रिप्रोडक्शन नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बोलूं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है,
तो भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या आप उनको क्या कंसिडर करोगे? लिविंग करोगे, नॉन लिविंग करोगे? तो यहाँ पे सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन को हम इतना कंसिडर करेंगे ही नहीं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे लिया ही नहीं जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर बारिश आ रही है, हो सकता है आपको वीडियो में आवाज आ रही हो, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। यस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कोई चीज टूट रही हो, सॉरी एनाबॉलिक में कोई चीज बन रही होती है, यानी सिंथेसिस वाली। और एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक में कुछ बन रहा होता है, कैटाबॉलिक में कुछ टूट रहा होता है, यानी ब्रेकडाउन। दोनों को कंसीडर कर लो, दोनों का सम कर लो, सम टोटल एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी आ जाएंगी मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब बात यह है कि मेटाबॉलिज्म अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो लिविंग के अंदर भी होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी होता है। ऐसा समझ लो कि एक ड्रम ले लिया आपने, इस ड्रम के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं। एनसीईआरटी कहती है कि इसको ना तो लिविंग मान सकते हैं, क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हाँ रिएक्शन हो रही हैं, तो ना तो इसको लिविंग मानेंगे ना ही नॉन लिविंग मानेंगे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म अगर टेक्निकली देखोगे तो एनसीईआरटी तो कहती है कि भाई लिविंग के हिसाब से समझ लो, तो यस मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लेते हैं। कई कई बातें एनसीईआरटी में टेक्निकली कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूंगा। ये लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 आएगा और उसके अंदर हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।